Hello, students. How are you all? I hope you all are enjoying the sessions of science and you are learning from the videos. So, guys, we have completed our first unit of science, chemical reactions and equations. Now, as per you guys, we are going to start the part of biology. The first chapter of biology, life processes. This chapter is a very important according to exam point of view, and also this chapter is a very interesting chapter. So in this chapter guys, we are going to learn different life processes. What are the life processes and how we can define these life processes. तो ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है, हम इन लाइफ प्रोसेसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. पहले नंबर की बात तो फ्रॉम द नेम वी कैन गेट द आइडिया. लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस यानी कि क्या, जो प्रोसेस हमारी लाइफ से यानी कि बॉडी से जुड़ी हुई होगी वही प्रोसेसेस होगी. तो कौन कौन सी प्रोसेसेस है, किस तरीके से ये होती है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट पार्ट. हम इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे. Before entering into this unit, we have to understand something, some topics. For example, food is a necessary source of our energy. जो फूड है वो हमारा नेसेसरी सोर्स है एनर्जी के लिए. विदाउट फूड गाइस वी कैन नॉट सर्वाइव. सो वी कैन से न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. Not for us, it is for everyone. जो न्यूट्रिशन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो विदाउट फूड, विदाउट न्यूट्रिशन ग्रो नहीं कर सकते. इट इज़ इम्पॉसिबल. सो हाउ वी कैन डिसाइड कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हमारी बात करूँ तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं, हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है. फिर कह सकते हैं कि हम बात कर सकते हैं, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे आपके मामी पापा है, आप उनके बेटे हो, जैसे आप बड़े होंगे तो आपके भी चाइल्ड होंगे, सन डॉटर होंगे. तो रिप्रोडक्शन सिस्टम है कि ये जो वंश है, जो ये जनरेशन है आगे आगे बढ़ती जाएगी. वी कैन टेक ब्रीथ, हम सांस ले सकते हैं. तो इससे हमें पता चलता है हम ग्रो करते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, बॉडी बढ़ता है. तो इससे हमें पता चलता है कि हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अगर मैं प्लांट की बात करूं तो कैसे कह सकते हैं कि प्लांट्स आर दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉट. तो आप तुरंत कहेंगे कि प्लांट है वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो उसके ऊपर से कह सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लेकिन क्या सारे प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं? जो प्लांट ग्रीन कलर के नहीं होते उनका क्या? तो वो तो जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं डायरेक्टली तो वो दिखता है, तो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ये चीज़ दिखती है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लेकिन प्लांट्स का क्या? वी कैन नॉट सी देयर इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिशन. हम तो नहीं देख सकते कि वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. तो हम कैसे जज करेंगे उस चीज़ को कि प्लांट्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो कि प्लांट्स टाइम के साथ ग्रो करते हैं, दे आर ग्रोविंग विथ टाइम. तो इसके ऊपर से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो यहाँ पर कोई भी चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. जैसे आपके घर में चेयर है, आप देखिए उस चेयर पे बैठते होंगे. क्या कभी आपने ऐसा देखा है कोई पुरानी चेयर हो तो कि भाई चेयर 5 साल पहले 3 फुट की थी, अब 5 साल के बाद वो 6 फुट की हो गई है? हैव यू सीन एवर? नॉट. हमने ऐसा कुछ नहीं देखा. क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है.
उसका कोई मूवमेंट अपने आप नहीं होता जब तक हम ना कराए। वी आर द ड्राइवर्स, हम उसको मूवमेंट करा सकते हैं, लेकिन अपना खुद को ग्रो कराना या ऐसा कोई भी चीज़ उसमें नहीं होता। तो वो क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस कैसे हम समझ सकते हैं? जो चीज़ टाइम के साथ ग्रो करती हो, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता हो, वो सारी चीज़ें कैसी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर गाइस. So today we are going to start the 6th unit, life processes. Now kindly pay your attention. I am going to explain each and everything from this unit. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running, or a cow chewing cud, or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog or cow or man were asleep? We would still thinking that they were alive. But how did we know that we see them breathing? हमको अगर वो सो रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, ना ही कुछ बोल रहे हो, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? तब भी हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारे जो स्टमक का पार्ट है वो ऊपर नीचे होता है, क्योंकि उसमें डायाफ्राम होता है। और जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स है वो एक्सपांड होते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब हमारे लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमारे पेट का मूवमेंट होता है, स्टमक का मूवमेंट होता है। इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट है, इसलिए हम समझ जाते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दे आर अलाइव? वी सी देम. What about the plants? How do we know that they are alive? We see them green. Some of us will say, but what about plants that have leaves of color other than green? Plants में तो हम समझ सकते हैं कि चलो ग्रीन कलर के हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उन प्लांट्स का क्या जो दूसरे कलर के हैं? But what about plants that have leaves of colors other than green? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. So kindly pay your attention in this sentence, guys. How we can decide living organism or non-living organism? Some sort of movement, either growth related or not, as a common evidence for being alive. तो एक परफेक्ट, अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो भी होगी, मूवमेंट है या ग्रोथ रिलेटेड या कुछ भी मूवमेंट है, इट शोज इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बाय दिस वी कैन डिसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. But a plant that is not visibly growing, still alive, and some animals can breathe without visible movement. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, they were asleep, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग से हम डिसाइड कर सकते हैं. सो रहे हो तो भी कि भाई ब्रीदिंग से हमें पता चल जाएगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ग्रोथ से हमें पता चल जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लेकिन सोचिए, जो प्लांट्स का ग्रोथ होता है वो तो विजिबल नहीं होता,
और कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जिनका ब्रीदिंग विजिबल नहीं है. सो हाउ वी कैन डिसाइड के लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट. So using visible movement as the defining character of life is not enough. जो दिख रहा है वही मानेंगे ऐसी बात नहीं चलेगी यहाँ पर. ये इनफ नहीं है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी है जिसको हम नहीं देख सकते by our naked eye. We cannot continuously observe those things by we can say these things are living and these things are not living. Are you getting my point, guys? तो विजिबल मूवमेंट ही एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लाइफ का. मोमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई. Movements of molecules, for example, is this invisible molecular moment necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. And that is partially why there is a controversy about the whether they are truly alive or not. तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो मोमेंट विजिबल है वही एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि हमारी विजिबिलिटी की रेंज लेस है, कम है. हम काफ़ी सारी चीज़ें अपनी आँख से नहीं देख पाते. जैसे कि आपके हाथ में अभी आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बैक्टीरियाज हैं. आपको ये लगेगा कि मेरे इतना गंदा हूँ या इतनी गंदी हूँ कि मेरे हाथ में इतने बैक्टीरियाज है. यस, they are living organism, they are moving, but at the molecular level we already studied in a 9th standard, anything around us is a made up of material or matter, and matter is made up of molecules, and molecules are made up of atoms, and atoms are made up of subatomic particles. We cannot see the atoms, guys, so how we can see the subatomic particles? तो ये सारी चीज़ें तो एग्जिस्ट करती है, मोलेक्यूलर लेवल हम नहीं देख सकते. तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोलेक्यूलर लेवल पे है, जिनका मोमेंट मोलेक्यूलर लेवल पे है. जैसे कि मैं कोरोना वायरस की बात करूँ तो कोरोना इज़ अ वायरस, तो वो उसकी मोमेंट अभी आप देखेंगे तो पूरा प्रोटीन का लेयर है और उसके ऊपर मतलब एक स्फेरिकल शेप में है वो वायरस. तो वो जब तक किसी बॉडी सेल को यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं कर देता कोई भी, तब तक वो मूवमेंट नहीं शो करता. तो हाउ वी कैन डिसाइड कोरोना वायरस इज अ लिविंग और नॉट? बट कोरोना वायरस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं. हम नहीं देख सकते इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. वाई आर मोलेक्युलर मूवमेंट्स needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues have cells, and cells have smaller components in them, and so on. Because of these effects of environment, this organized ordered of nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organisms will not longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must have molecules around all the time. पहले नंबर की बात तो कि ये मोलेक्यूलर मूवमेंट क्यों रिक्वायर्ड है लाइफ के लिए, ये क्यों ज़रूरी है, तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है. मैं अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो जन्म लेता है वो मरता है, ये पूरी साइकिल है. जो एक फ़िलोसॉफी की बात है उसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो बॉडी होता है वो टिश्यूज़ से बना हुआ होता है, और टिश्यू किससे बने हुए होते हैं तो कि सेल से, और सेल
बहुत ही, सेल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ बॉडी। और सेल के भी काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, अलग सेल के भी काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। सेल है वो ब्रेक डाउन होते हैं, मरते हैं, नए सेल प्रोड्यूस होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, आप सुबह सो के उठोगे, उसके बाद जो आपका रूटीन है वो फॉलो करोगे, उसमें इवन आप अपना फेस भी वॉश करोगे ना, तो काफ़ी सारे सेल्स है ना वो डेड हो जाएंगे, डेड सेल्स बाहर निकल जाएंगे। तो हमारा जो बॉडी है वो मल्टी सेल्यूलर बॉडी है, यानी कि हमारे बॉडी में यू कैन नॉट इवन कैलकुलेट, इतने सेल्स से, करोड़ों अरबों सेल से बना हुआ होता है। तो सेल की लाइफ होती है, जैसे वो जीते हैं उसके बाद मरते हैं, नए सेल साथ में प्रोड्यूस होते हैं, वो भी जैसे जैसे ग्रो करते हैं मरते जाते हैं। तो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस? देखिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारा बॉडी है वो क्या है, तो क्या सेल्फ हील है। सेल्फ हील यानी कि क्या, तो आप जब भी कहीं गिर जाओ, खेल खेलते हो, प्लेइंग वाइल ड्यूरिंग प्लेइंग, या जब भी कोई एक्सीडेंट हो या कुछ भी चीज़ हो, तो हमारे बॉडी का टेंडेंसी ये रहता है कि हमारे बॉडी में जो कोई भी पार्ट डैमेज हो रहा हो वो साथ में रिपेयर भी हो जाए। तो रिपेयर करने का जो ये काम है ये सेल्स और टिश्यूज़ का होता है। इसीलिए ये स्ट्रक्चर पूरा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। What are the maintenance process in a living organism? देखिए ये वर्ड है समझने का, मेंटेनेंस प्रोसेस। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों को हमें मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि इफ़ यू आर यूजिंग बाइक, अगर आप बाइक यूज़ कर रहे हो तो उसमें मेंटेनेंस देना पड़ता है, टाइम टू टाइम आपको क्लीन करनी पड़ती है, ऑयल चेंज करना पड़ता है, फ्यूल तो डलवाना ही पड़ेगा, विदाउट फ्यूल तो बाइक ही चलेगा नहीं। या 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, इवन योर बाइसिकल, अगर आपके पास बाइसिकल हो, बस हो, इवन ट्रेन और एरोप्लेन, इवन आपके घर में एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो या कुछ भी हो, इवन आपका मोबाइल, टाइम टू टाइम हम उसमें से स्पेस कम करते जाते हैं, कोई भी अनवांटेड चीज़ें हो उसको डिलीट करते जाते हैं। सो जस्ट लाइक दिस, each and every device, each and everything requires maintenance. So just like this, life, body is a device. Our body is a device. Also body requires maintenance. So today guys, we are going to learn different life processes and their need. What are the life processes? We are going to learn this part. What are the life processes and how we can understand? The maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in the class, even if we are just asleep, the maintenance job has to go on. The maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. देखिए इस चीज़ को समझते हैं, जब भी आप सोते हो, आप बैठते हो, ऐसा नहीं होता कि जब भी आप काम करते हो तभी ये लाइफ प्रोसेसेस, सॉरी नॉट लाइफ प्रोसेसेस बट मेंटेनेंस प्रोसेसेस वर्क करेंगे। ये हमारे बॉडी को रन करने के लिए, इफेक्टिवली रन करने के लिए हर एक टाइम पे चलती रहती है। ईच एंड एवरी टाइम, हर एक टाइम पे ये क्या करती रहती है, चलती रहती है हमारे बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए। जब भी हम कुछ भी काम ना करते हो, सिर्फ क्लास में बैठे हुए हो, या जब भी इवन हम सो रहे हो, तब भी हम ब्रीदिंग हमारा चालू होता है, तो वो भी हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या है, तो क्या लाइफ प्रोसेस है। सो द मेंटेनेंस जॉब टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, टू कीप us living as a living organism, we required some processes. These processes still continue in a sleeping, in a sitting, or even
If we are not performing any action at that time, these processes are continuously working. So these maintenance processes of our body are known as life processes. I am going to define again the maintenance processes of living organisms. The maintenance process of living organisms are known as life processes. These processes are very important for a survival. These processes keeps a living organism live for better life. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from the outside the body of individual organisms. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of organism, which we call food, to the inside, a process we commonly call nutrition. देखिए गाइस, ये जो प्रोसेसेस है, मेंटेनेंस प्रोसेसेस है, नीडेड फॉर प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन. तो इन सब चीज के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. अर्लियर बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट आई टोल्ड यू कि विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव. वाई विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव? बिकॉज फूड इज आवर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. फूड है वो हमारा बेसिक सोर्स है एनर्जी का. उससे एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी से ये सारी मेंटेनेंस प्रोसेस चलती है. जैसे आपका बाइक चलता है तो उसके लिए आप उसके अंदर फ्यूल ऐड करते हो, तो वैसे ही फूड है वो क्या है? हमारे बॉडी का फ्यूल है. सो इनटेकिंग ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो क्या फ्रॉम द न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो ये जो न्यूट्रिशन है यानी कि फूड जो हम खाते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, फूड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता. वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अवर फूड बाय अवर ओन. वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. We are taking food from the outside, which we called food, to the inside, a process we commonly call nutrition. If the body size of organisms is to grow, additional raw material will also be needed from outside. हमारे बॉडी को ग्रो कराने के लिए, जैसे कि एक सिंपल सा रूल है, यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड, मास कंजर्वेशन लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. कोई कहता है कि मेरा वेट बढ़ गया, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं 90 kg का हो गया, तो मैं 90 kg का ऐसा ही नहीं हुआ हूँ. 90 kg का कब मैं हुआ हूँ? तो क्या 90 kg जितना डेली खाना खा के मैं इतना हुआ हूँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मास कैन नॉट डिस्ट्रॉय नाइदर क्रिएटेड. तो हम अपने आप ऐसे ही बॉडी का वेट नहीं बढ़ा सकते. जितना इनटेक होगा उस तरीके से जो मास है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा. तो एनर्जी का भी यही है. वी आर गेटिंग एनर्जी, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनर्जी, वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड. तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस. एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है जैसे मास कंजर्वेशन का रूल है. आप एनर्जी को क्रिएट मीन्स प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ उसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. सो वी आर टेकिंग न्यूट्रिशन इनसाइड अवर बॉडी, वी आर ईटिंग फूड इनसाइड अवर बॉडी. So that food will transfer the energy to us and we absorb this energy and we are utilizing this energy to maintain our body, to maintain different life processes, to maintain repaired damaged part of our body, to maintain growth of our body, to maintain different life processes of our body. So if
the body sizes of organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on earth depends on a carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of न्यूट्रिशनल वैल्यूज़. अलग अलग फूड की अलग अलग चीज़ों की अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती है. जो ये फूड सोर्स है, जो एनर्जी सोर्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. कार्बन इज द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हुज एटॉमिक नंबर इज 6. उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है. तो ये जो कितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी मोस्टली उसमें कार्बन का वाइटल रोल है. कार्बन प्लेज अ वाइटल रोल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Even in every nutrition, maybe carbon is present everywhere. Carbon is present everywhere. The outside sources of energy could be quite varied. Since the environment is not under the control of individual organisms, these sources of energy therefore need to broken down or built up in the body. ये जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है या किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, तो क्या किस तरीके से ये एनर्जी है या फूड है या न्यूट्रिशन है, उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में होता होगा. वी आर ईटिंग फूड, वी आर नॉट एब्जॉर्बिंग एनर्जी डायरेक्टली. हम एनर्जी हमें डायरेक्टली नहीं मिलती है. हमें एनर्जी लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में होके बनानी पड़ती है. यस, वी कैन नॉट प्रोड्यूस फूड बट वी कैन ट्रांसफ़र एनर्जी. फूड में से एनर्जी को हमारे बॉडी में हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं. जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं, हम फूड खाते हैं, तो वो फूड डाइजेस्ट होता है. सो हियर the digestion process is a life process, my dear friends. The digestion process is a life process. So just like this, what we are doing, we are breaking the food into smaller parts and then we are absorbing energy. Means by some life processes we are absorbing the energy from that food. So guys, today we are going to finish up to this. We will see the next part of this unit in our next session. I hope you get better. आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी. If you have any kind of doubt, then you can ask me in a live sessions. Thank you class.